प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया था कि करंट क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, चालक कुचालक, करंट का प्रभाव कैसे होता है। मगर जब करंट प्रभाव होता है किसी सर्किट में, जब करंट किसी लंबे तार में मूव करता है तो करंट के अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं और उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। आज की कक्षा के अंदर आप सीखेंगे कि जब करंट किसी कंडक्टर, किसी चालक के अंदर बहता है तो रेसिस्टेंस, अवरोध क्या होता है, ये कैसे हो जाता है। जैसे हम रोड के ऊपर चलते हैं तो हम बता देंगे भाई अवरोध हो गया, मगर एक जो कंडक्टर होता है, एक ठोस होता है, उसके अंदर अवरोध कैसे होते हैं। आज हम वही सीखने की कोशिश करेंगे। रेसिस्टेंस कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी क्षमता क्या होती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि करंट जो चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे इधर के अंदर, इसके अंदर, और इस क्लोज परिपथ के अंदर करंट मूव होगा। मगर रेसिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक रोड है और उसके अंदर एक मोटरसाइकिल है। ओके, ये मोटरसाइकिल दौड़ती है और रोड खाली है, तो इस स्थान से इस स्थान पे पहुंचने के लिए उसको 1 घंटा लगता है। दूसरे पल में क्या करूंगा, इस रोड के ऊपर मैं बहुत सारी कार खड़ी कर देंगे। यहाँ पे एक कार है, यहाँ एक कार है, यहाँ एक कार है, यहाँ एक कार है, मतलब बहुत सारी ट्रैफिक है। और अब इस बाइक को यहाँ पे पहुँचने के लिए ये अवरोध उत्पन्न हो गए और इस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पे इधर इस स्थान से इस स्थान पहुँचने के लिए उसका समय हो गया 1 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब इस बाइक को वहाँ पे जाने के लिए ये अवरोध उत्पन्न हो गए। ये तो रहा एक सिंपल सा उदाहरण आम जीवन के अंदर। मगर जब ये करंट कंडक्टर में मूव करता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा है, हमें पता है कि धातु के अंदर एक एटम होता है और एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इस पूरे धातु में प्रोटॉन चार्जेस हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक चलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, और इन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स उत्पन्न हो जाता है वो एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है इस इलेक्ट्रॉन की गति को। और ये इलेक्ट्रॉन इस स्थान से इस स्थान पर मूव करने के लिए इसका समय बढ़ जाता है, और जब समय बढ़ जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। और हम देखेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर तथा उससे बहने वाली विद्युत धारा को रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो गया, अनुपात विभवांतर और धारा का। हम इसकी इकाई देखेंगे, इकाई कितनी होगी इसकी, रेसिस्टेंस की इकाई ऐसा यूनिट बोलेंगे, एक मानक इकाई होगी। जिस प्रकार हम किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी को नापते हैं, लीटर लिक्विड को नापते हैं, तरल पदार्थ को नापते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी होगी ओम, इसको बोलेंगे। और रेसिस्टेंस को नापते कैसे हैं, इसका नाम, इसका जो यंत्र होता है इसको बोलेंगे ओम मीटर। तो अब हमने देख लिया रेसिस्टेंस की इकाई ओम, और रेसिस्टेंस किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, इसको बोलेंगे ओम मीटर। अब ये जो रेसिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स, कारणों के ऊपर निर्भर करता है। अब हमारे पास ये तार है, इसके ऊपर 2 फैक्टर्स होते हैं। आइए हम देखते हैं किन किन कारणों पे ये रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा।
इसकी लंबाई L मान लीजिए और इसका ये एरिया, क्षेत्रफल। ये जो रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे जैसे हम इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे ये अवरोध बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आने के लिए उसको ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब लंबाई, तार की लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब देखो, अगर हम इसके वायर को चौड़ा कर देते हैं, तो वायर को अगर हमने चौड़ा कर दिया, ये एक क्षेत्रफल है, यहाँ देखो, इसका मतलब क्या हो गया, जगह स्पेस बन गई है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, एक पॉजिटिव यहाँ है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से इस स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब रोड है, रोड के बीच को बढ़ा देंगे तो अब वो जो मोटरसाइकिल थी वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, उसको कोई विधान, उसको रुकावट नहीं होगा। इसलिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इसके क्षेत्रफल के बराबर के अंदर। यहाँ पे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। अब देखिए इसको, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंबाई L। दिस इज इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम हम 1 मान लेंगे। ये हमारे पास चित्र हो गया, ये L हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरा, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, व्यतिक्रमानुपाती अपॉन एरिया। ये हो गया सेकंड। ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस is proportional to L upon area, और R is equal to बराबर, इस प्रोपोर्शनल को हम हटा देंगे और एक कांस्टेंट शब्द लग जाएगा, इसको बोलेंगे रो L अपॉन ए। इसको रो क्या बोलेंगे, दैट इज रो। रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, किसी पदार्थ की विद्युत के प्रवाह को विरोध करने की क्षमता उस पदार्थ की प्रतिरोधिकता कहलाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन में अवरोध हो रहा है, तो मतलब कितना अवरोध हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी से उसको इलेक्ट्रॉन को बहने से रोका जा रहा है, उसको बोलेंगे प्रतिरोधिकता। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी पदार्थ के विद्युत के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को प्रतिरोधिकता कहलाते हैं, रेसिस्टिविटी कहलाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। हम इसको आर पार कर देंगे, देयरफॉर कैसे करेंगे, रेसिस्टेंस गुना में एरिया भाग में लंबाई तार की। तो ये कितना हो गया, हमने पढ़ा हुआ है, रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओम के बराबर है। इसकी SI यूनिट, रेसिस्टेंस की SI यूनिट कितनी है, मानक, और क्षेत्रफल की क्या होगी, मीटर गुना में मीटर, हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। और लंबाई की SI यूनिट क्या है, कि मानक इकाई क्या है, मीटर है, और मीटर से मीटर हम काट देंगे, तो प्रतिरोधिकता इज इक्वल टू ओम मीटर होता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि किस किस कारण पे डिपेंड करता है, ये लंबाई पे और इसके एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। मगर अभी हमारे पास एक चालक होता है, एक मिश्रित धातु होता है, और एक कुचालक होता है। अब इन तीनों के अंदर हम इसकी प्रतिरोधिकता
इसकी रेसिस्टिविटी को देखेंगे, किस में सबसे ज़्यादा होता है, किस में कम होता है और किस में सबसे कम होता है। तो हम एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की किस प्रकार से बदलती रहती है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। फिर हमें पता चलेगा ये किस फैक्टर के ऊपर, किन कारणों पर निर्भर करते हैं। आइए देखते हैं एक सारणी से और इनकी तुलना करते, तुलनात्मक एक इनका परिचय दे देते हैं रेसिस्टिविटी का। ये सारणी हमने तैयार कर ली है। अब देखेंगे धातु, मिश्रित धातु और कुचालक, मीन्स ये तो मेटल्स हैं जो करंट को प्रवाह करने में मदद करते हैं। ये अलॉयज हैं, ये मिश्रित धातु किसी चीज़ों से बन के बनते हैं, और इंसुलेटर ये कुचालक है। अब देखो इसकी संख्या यहाँ पे, ये सिल्वर चांदी 1.64 इंटू 10⁻⁸। यहाँ पे देखो -8 है इधर। इसका मतलब इसके अंदर रेसिस्टिविटी जो होती है, जो रेसिस्टेंस जो बहुत कम होती है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह काफ़ी आसानी से तेजी से हो जाता है। यहाँ देखो ये यहाँ पे -6 बढ़ गया है। इसका मतलब ये अलॉय करंट को प्रवाह तो करते हैं, धारा को, मगर इससे थोड़ा कम करेंगे। और यहाँ देखो यहाँ पे 10⁻11 प्लस में टू 10⁻12 14, और रबड़ देखो कितना हो गया, रबड़ 10⁻13 टू 10⁻16। ये यहाँ देखो प्लस के अंदर इसकी घात है। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन को, करंट को प्रवाह ही नहीं करेंगे, इसलिए इनका नाम कुचालक है। इस सारणी से एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निष्कर्ष निकालने की करते हैं? जो रेसिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, अगर किसी पदार्थ की ज़्यादा होगी तो समझ लेंगे कि वो उसका प्रतिरोध, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कम है तो इसका मतलब उसकी जो प्रतिरोध करने की क्षमता वो कम है। ऐसे वायर को, ऐसे तारों को हम क्या करते हैं, हम वायर में यूज़ कर सकते हैं। इस सारणी को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं सबसे अच्छे कुचालक होता है चांदी और सोना, क्योंकि वो महंगे होते हैं, इसके कारण हम तारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर उसके बाद जो नंबर आते हैं वो इसका कॉपर और एल्युमिनियम के होते हैं। इसलिए कॉपर के जो मोटर में यूज़ होते हैं, जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो यंत्र होते हैं, बिजली के उपकरण होते हैं, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, उसके अंदर जो कॉइल बनती है, उसके अंदर कॉपर धातु का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। तो ये रेसिस्टिविटी ध्यान में रखने वाली बात है। हर बच्चे को रेसिस्टिविटी क्यों कम होती है, कैसे कम होती है, हमें ये देखेंगे। अगर हम इसको ग्राफ के तुलना पे देखें, रेसिस्टिविटी और तापमान, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स तो क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म होंगे इसका। और मिश्रित धातु का कैसे रहेगा, मिश्रित धातु का रेसिस्टिविटी और तापमान, तो इसका मतलब तापमान बढ़ता रहेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और वो क्या करेगा, वो एक कुचालक का काम करता रहेगा। तो अगर हमारे पास चांदी का एक तार है, कॉपर का एक तार है, अगर हम उसको हीट कर देंगे, अगर हम उसका तापमान को बढ़ा देंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा या प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाएगी। ये इसका कंक्लूजन है, ये हर बच्चे को एक क्लियर होना चाहिए। आइए एक सवाल देखते हैं और इस रेसिस्टिविटी के बारे में और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारे पास प्रश्न है, एक देखते हैं रेसिस्टिविटी और क्लियर करने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न के द्वारा। समान पदार्थ के दो तार हैं, यदि एक पतला एक दूसरा मोटा, ये हमारे पास एक पतला तार है और ये हमारे पास एक मोटा तार है, और एक ही धातु है, मान लेंगे ये एल्युमिनियम के बने हुए हैं, ठीक है।
मोटा है, तो इसमें से किसके विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगा, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है। इसका मतलब इसको हमने V वोल्ट से जोड़ दिया और इसको हमने ऊर्जा लगा दी V वोल्ट से। अब बताइए किसके अंदर करंट ज़्यादा प्रभाव करेगा। तो इसका मतलब अभी हमने रेसिस्टेंस पढ़ा था कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किन किन कारणों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो उसमें से एक कारण हमने पढ़ा था, प्रतिरोध इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रतिरोध है वो किसके हो गया, व्युत्क्रमण अनुपाती इसके अनुप्रस्थ काट के बराबर होगा। अनुप्रस्थ काट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो तार मोटा होगा उसके अंदर, सपोज ये एक मोटा तार है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसमें अवरोध कम उत्पन्न होगा क्योंकि जगह खाली है और ये इलेक्ट्रॉन सीधे चला जाएगा। मगर इस केस में ये प्लस चार्ज और प्लस चार्ज आपस में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे भी जाएगा इसमें आकर्षण होगा, इसका यहाँ पहुँचने पे और यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु पे पहुँचने का समय बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें रेसिस्टेंस कम प्रभाव होगा, इसमें रेसिस्टेंस इसमें कम होगा और इसमें कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब कि जैसे जैसे तार मोटे हो जाते हैं उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और रेसिस्टेंस इसका पतला होगा जिसका एरिया क्षेत्रफल उसका, उसके अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये एक प्रश्न था। तो आशा करता हूँ कि इसमें से सब समझ गए होंगे कि क्यों मोटे तार और क्यों पतले तार हम यूज़ करते हैं। ये आपको एक जनरल नॉलेज का भी एक सवाल बनता है। अब देखें, अब अगला जो हमारा समझने का बिंदु है, अगर रेसिस्टेंस को हमें एक सर्किट बना दिया है और हमें वहाँ पे कम करंट चाहिए, क्योंकि करंट तो ज़्यादा आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है, हमें कम चाहिए, और कहीं कम हमें ज़्यादा करंट चाहिए। तो इस चीज़ में हमारे सीमित संसाधनों के कारण हम इस रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम और या हम पार्श्वक्रम के अंदर इसको कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो रेसिस्टेंस इसकी वैल्यू घट जाएगी या बढ़ जाएगी। मान लीजिए हमारे पास, सबसे पहले हम करेंगे पार्श्वक्रम। मान लो हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हैं, एक रेसिस्टेंस R1, इसका नाम हम R1 दे देंगे, दूसरा रेसिस्टेंस R2 दे देंगे, और तीसरा रेसिस्टेंस हम R3 दे देंगे। हमारे पास ये 3 रेसिस्टेंस हैं, इसको हमें क्या करना है, पार्श्वक्रम में जोड़ना है। तो इनके सिरे आपस में जोड़ देंगे, दूसरे सिरे यहाँ से हम जोड़ देंगे, और एक विभवांतर से जोड़ देंगे इसको। यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे V वोल्ट से। तो V वोल्ट क्या करेगा, हमें यहाँ पे करंट देगा, ये स्रोत है करंट का, तो यहाँ से करंट बहना चालू किया, और ये जो परिपथ है ये बंद परिपथ है। तो जैसे यहाँ पे करंट जो धारा है, I करंट है, वो यहाँ इस परिपथ में बहने लगा, और बहते बहते इस जंक्शन के ऊपर पहुँच गया। तो यहाँ से क्या किया, 3 रास्ते जाते, 3 परिपथ है, क्योंकि इनके अलग अलग इसके मानक, इसकी वैल्यूज़ है, तो इसमें क्या करेगा, इसके अंदर I1 करंट प्रभाव करेगा, इसमें I2 प्रभाव करेगा, और इसमें I3 प्रभाव करेगा। इसको इस तरीके से समझो, हमारे पास एक पाइप है, और इस पाइप के अंदर से हमने 3 छोटे पाइपों को जोड़ दिया, और यहाँ से हमने पानी डाला 1 लीटर या 10 लीटर पानी डाला, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेनर लगा दिया,
तो इसमें क्या हो गया, इनके पाइप की मोटाई पे निर्भर होगा, यहाँ पे ज़्यादा पानी जाएगा, यहाँ कम जाएगा और यहाँ ज़्यादा जाएगा। मगर जितना भी ये पानी आएगा और इस बाल्टी में इकट्ठा होएगा वो कुल मिला के क्या होगा, 10 लीटर का पानी इकट्ठा होगा। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रवाह कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन के अंदर एंटर हुए उतना ही करंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कितना करंट आएगा, I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा और यहाँ से I3 आएगा और कुल मिला के ये I आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, करंट का विभाजन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, करंट इज इक्वल टू, कुल करंट इज इक्वल टू बराबर करंट का मान रेसिस्टेंस 1 में, करंट का मान रेसिस्टेंस 2 में और करंट का मान रेसिस्टेंस 3 में। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। हमने अपनी पिछली क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ का सूत्र इस पे लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू, तो पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे। तो इसके अक्रॉस कितना हो गया ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस 1 के R इज इक्वल टू V/I, क्योंकि ये पार्श्व क्रम के अंदर है, इसका भी विभांतर V है, इसका विभांतर भी V है और इसका विभांतर भी V है। R1 का विभांतर V, R2 का विभांतर V और R3 का विभांतर 3। तो कितना हो गया, ओम्स लॉ इस पे लगाएंगे हम पहले R1 के ऊपर, R इज इक्वल टू V/I और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, I का मान निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू V/R1। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। समझ आया। अब आइए रेसिस्टेंस 2 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कितना होगा, R2, ऊपर की तरह ओम्स लॉ इस रेसिस्टेंस पे हम लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, अनुपात, किसका अनुपात, पोटेंशियल, विभांतर और करंट के अनुपात के बराबर होता है। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, V/, दिस इज I2 इज इक्वल टू दिस इज, तो करंट, इसमें करंट का मान कितना होगा, करंट का मान होगा विभांतर बटे रेसिस्टेंस, सेम आ गया। ये कितना हो गया, इक्वेशन 2। और अब तीसरे रेसिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगाएंगे और I3 की वैल्यू निकालेंगे। तो I3 की वैल्यू कितनी होगी है, I3 इज इक्वल टू विभांतर बटे R3। अगर हम इसकी कुल रेसिस्टेंस मान लो R है और उसका विभांतर V है, तो क्या लगोगे, कुल कितना हो जाएगा, तो इसमें लिखोगे I इज इक्वल टू कुल करंट, ये I इज इक्वल टू विभांतर बटे R कुल। ये सारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हम किस में डालेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे। तो हमारी इक्वेशन यहां क्या बनेगी, मिटा देता हूं मैं एक बार। I का मान कितना हो गया, यहां देखो I का मान कितना हो गया, V/R इक्विवेलेंट कुल इज इक्वल टू, I1 का मान डाल दो, कितना I1 है विभांतर बटे R1, यहां देख लीजिए I1 इज इक्वल टू V/R1, यहाँ पे लिखेंगे V/R1 प्लस हमारे पास R2 में कितना करंट है, I2, और I2 हमने ओम्स लॉ के द्वारा निकाल लिया है V/R2, तो हम लिखेंगे V/R2 प्लस I3 का मान निकाल लेंगे। तीसरे रेसिस्टेंस में I3 जा रहा है और I3 कितना हो गया, V/R3 हो गया। इसमें से V कॉमन आ गया तो हम काट देंगे, हमारे पास कितना रेसिस्टेंस बन गया, रेसिस्टेंस कुल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला है कि जब हम रेसिस्टेंस को पार्श्व में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। अगर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है और हमें वैल्यू को घटाना है, कुछ उसकी कम संख्या सर्किट में लगानी है, तो हम उसको पार्श्व में जोड़ के उस रेसिस्टेंस, उस प्रतिरोध की संख्या, उसकी वैल्यू को घटा देंगे। तो आशा है कि ये पार्श्वक्रम जो रेसिस्टेंस को जोड़ने की प्रक्रिया आपको आ गई होगी। इसका सूत्र कितना हो गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसके दूसरे क्रम में कितना रहेगा, श्रेणी क्रम में। आइए श्रेणी क्रम, 3 रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ देते हैं और देखते हैं कि कुल रेसिस्टेंस हमारे पास क्या मिलता है, घटता है कि श्रेणी क्रम। ये अभी अगला पद्धति है जिसके अंदर हम 3 रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में बांध देंगे और देखते हैं कि कुल रेसिस्टेंस कितना होता है। पार्श्व क्रम में तो आपने सबने सीखी है। मान लीजिए हमारे पास एक रेसिस्टेंस प्रतिरोध, इसकी वैल्यू R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध R3 है। इन तीनों को हमने क्या किया, एक विभवांतर से जोड़ दिया, एक वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया, तो ये एक बंद परिपथ बन गया, क्लोज सर्किट बन गया। तो यहां से करंट का प्रभाव हुआ। जैसे यहां पे करंट का प्रभाव हुआ तो यहां पे देखो श्रेणीबद्ध में एक ही करंट मूव करेगा यहां तक। पिछले केस में हमने पार्श्वक्रम में क्या देखा था, उसके अंदर करंट का विभाजन हो गया था, मगर इसमें करंट का विभाजन नहीं होगा, यहाँ पे विभवांतर का विभाजन हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस, क्योंकि ये ज़्यादा कार्य करेगा, तो इसका विभवांतर V1 हो गया, इसका विभवांतर V2 हो गया और इसका विभवांतर V3 हो गया। इसका मतलब इसके अक्रॉस कार्य करना, इसके अक्रॉस कार्य करना, इसका अलग अलग होगा और कुल कार्य इस विभवांतर के बराबर होगा। मगर जो करंट धारा की जो प्रभाव होगी वो एक ही होगी। इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा और इसमें भी I होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, कुल विभवांतर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस एक के समकक्ष कितना विभवांतर है V1, R2 के समकक्ष विभवांतर हो गया V2 और R3 के पैरेलल कितना हो गया, दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया, V3 हो गया। अब हम इस इक्वेशन को 1 दे देंगे। अब हम इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ लगा दिया, कुल R इज इक्वल टू V/I, सबको पता है ये परिभाषा ओम्स लॉ की। अनुपात होता है वोल्ट अपॉन करंट, वोल्ट मतलब विभवांतर बटे धारा। अब क्या हो गया, तो V1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू R1 इंटू I। ये फर्स्ट हो गया। इसके अक्रॉस निकालेंगे V2 इज इक्वल टू I2I और V3 के अक्रॉस निकालेंगे, इसके अक्रॉस करंट तो क्या है, I का प्रभाव हो रहा है, तो विभवांतर V3 इज इक्वल टू क्या होगा, I गुना में R3, तो कितना हो गया V3 इज इक्वल टू, तो इसका इक्वेशन 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3, दिस इज 4। 1 इक्वेशन में एक एक करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। तो V इज इक्वल टू, तो इक्विवेलेंट इसको कुल लिखेंगे, कुल कितना हो गया I R, V1 के अक्रॉस क्या हुआ, V1 के अक्रॉस हुआ I R1, V2 के अक्रॉस क्या हुआ, करंट तो सेम है R2 हो गया और प्लस I R3 हो गया। हमारे पास हल समीकरण मिल गया। इसमें देखो क्योंकि R1 के अंदर भी रेसिस्टर करंट सेम रहेगा, यहाँ भी करंट सेम रहेगा, यहाँ भी करंट सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, करंट
कॉमन ले लेते और यहाँ क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया, और हमारे बाईं तरफ क्या बच गया, IR, और I से I कट गया, तो हमारी नेट इक्वेशन कितनी बच गई, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई जब हम तीन रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ देंगे। अब देखेंगे इसका एप्लीकेशन। एक छोटे से उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रेसिस्टेंस अफेक्ट हो जाएगा, कैसे घट जाएगा और कैसे बढ़ जाएगा। और इसको एक उदाहरण के तौर से, एक सिंपल उदाहरण के तौर पे हमारे पास दो सवाल हैं, एक हमने श्रेणी क्रम में डाला है और एक हमने पैरेलल कनेक्शन डाल दिया है, पार्श्व में डाल दिया है। अब हम देखेंगे दोनों वैल्यूज के रेसिस्टेंस, कुल रेसिस्टेंस कितना होता है। अब देखो ये रेसिस्टेंस R1 ले लो, R2 ले लीजिए, R3 ले लीजिए, इसको हम दो भाग में विभाजन कर देते हैं, ठीक है। पहला देखेंगे कि श्रेणी क्रम के अंदर कुल रेसिस्टेंस, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, कुल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा। समझ आया। तो कुल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R1 का मान कितना है 2 ओम, प्लस R2 का मान कितना है 2 ओम, और प्लस R3 का मान कितना है 2 ओम। तो कुल मिला के कितना हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 2, कुल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 6 ओम। अगर आपको बोला कि इसमें धारा कितनी प्रवाह होगी, तो वो ओम्स लॉ का नियम लगा देंगे। ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I, और इसमें से I का मान निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू विभवांतर कितना हो गया 6, और हमारे पास कुल रेसिस्टेंस कितना हो गया 6, तो इसको काट देंगे तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट प्रभाव होता है। आशा सबको समझ आ गया होगा। अब पार्श्व क्रम का जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने इसका सूत्र डिराइव कर लिया था। अगर तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 को हम पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे तो हमारे पास सूत्र इसका होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला का 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। हमारे पास रेसिस्टेंस कितना हो गया 1/2, रेसिस्टेंस 2 ओम, या रेसिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, रेसिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम हो गया। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना हो गया 2 से इसको भाग करेंगे, 2 भाग में 2, 1 गुना में 1 प्लस सेम 2 भाग में 2, 1 गुना में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो गया, तो जोड़ दो 3/2। अब इसका 1/R है, मगर हमें तो R का मान चाहिए, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3। तो आज के क्लास के अंदर, आज हमने इस क्लास में हमने पढ़ लिया कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, और अलॉय और सेमीकंडक्टर, अलॉय और धातु और कुचालक के बीच में रेसिस्टिविटी का क्या रिलेशन, एक सारणी के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। फिर हमने रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में जोड़ने की कोशिश करके हमने रेसिस्टेंस का कुल रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश की है। इस आशा के साथ हम अगली क्लास के अंदर हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रभाव, करंट के प्रभाव क्या क्या होते हैं। धन्यवाद।